नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम एक नए कानूनी नज़रिए का पे चर्चा करेंगे। 2 दिन पहले मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया जो एडवोकेट है, मिस्टर राणा, और वो जानना चाहते थे कि अगर बेटा चैलेंज करना चाहता है किसी सेल डीड को जो उसके फादर ने जॉइंट प्रॉपर्टी को लेकर बना दिए कर दिया है और सेल डीड एग्जीक्यूट कर दिया है फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर एज ए करता, तो किन किन हालात में वो उसको चैलेंज कर सकता है। क्योंकि उनके पास कोई एक ऐसा सूट फाइल करना था उनको जिसमें वो सेल डीड कैंसिलेशन के लिए जाना चाहते हैं जो फादर ने एग्जीक्यूट किया हुआ है। हालांकि उनके एग्जैक्ट केस का डिस्कशन तो मैं यहाँ नहीं कर सकता, बट एक सिमिलर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में एक मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें कि आपको उसी तरह के फैक्ट्स मिलेंगे। एक फैमिली का एंसेस्ट्रल बिजनेस होता है टोबैको का, और जो करता होता है उस फैमिली का वो उसका सोल मैनेजर होता है, वही उसको मैनेज कर रहा होता है। उसके जो और भाई होते हैं वो छोटे होते हैं तो उनकी परवरिश भी करता है वो। कुछ समय के बाद वो करता अपना एक नया बिजनेस शुरू करता है लुंगी का, लॉइन क्लॉथ्स का, और इस बिजनेस के सिलसिले में वो कुछ लोन लेता है जिसकी वो प्रॉमिसरी नोट्स बनाता है, और कुछ केसेस में फैमिली की प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी डालकर लोन लेता है। बाद में उसे बहुत नुकसान होता है बिजनेस में, लुंगी के बिजनेस में, और इस तरीके से वो उसकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उसके जितने भी क्रेडिटर्स थे वो उस पर काफ़ी प्रेस करने लगते हैं, दबाव डालने लगते हैं कि आप इमीडिएट हमारे पैसे दीजिए। और अपने को जब वो बुरी तरह घिर जाता है वो करता, तो फिर वो एक सेल डीड एग्जीक्यूट करता है 1955 में अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी का, जिस प्रॉपर्टी में के शेयर होल्ड के जिस प्रॉपर्टी में उसके भाई और उसकी फैमिली भी हैं और खुद के भी बच्चे हैं। सेल डीड के अनुसार जो मोर्टगेज प्रॉपर्टी थी उसको रिडीम करना था, जो सेलर था, जो बायर था, उसको पैसा देना था मोर्टगेज प्रॉपर्टी के लिए, और दूसरे भी जो क्रेडिटर्स थे उस कर्ता के, उन सबको पेमेंट करना था। 1958 में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मेजर होते हैं, तो फिर वो 2 सूट फाइल करते हैं। एक कर्ता के बच्चे बड़े होते हैं, बेटे दो बेटे होते हैं, वो बड़े होते हैं, वो फाइल करते हैं। दूसरा सूट उसके भाई, कर्ता के भाई के बच्चे भी बड़े होते हैं तो वो भी फाइल करते हैं। इसमें एक और सूट फाइल होता है, जो परचेजर्स होते हैं वो भी एक सूट फाइल करते हैं। जो परचेज़र होता है वो उनकी कर्ता के बेटे और उसके भाई के बेटे के द्वारा फाइल किए गए सूट को कंटेस्ट करता है इस ग्राउंड पे कि किसी भी जो सेल डीड किया गया वो किसी इलीगल पर्पस से नहीं किया गया था, कोई इमोरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था वो करता। ट्रायल कोर्ट ये मानती है कि जिस समय सेल डीड एग्जीक्यूट किया गया, कर्ता को जो पैसा देना था वो उसका खुद का पैसा था, उसके खुद के कर्जे थे, और जो सेल किया भी, उस सेल में जितने भी क्रेडिटर्स थे उनके सेटिस्फैक्शन के लिए या उनके लोन के उनके कर्जे को सेटिस्फाई करने के लिए उसका कोई प्रोविज़न नहीं किया गया। कर्ता का इंटेंशन जो था वो सेल डीड करने का केवल इतना था कि वो जो अपने क्रेडिटर्स थे उनको दूर रखना चाहता था। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये एक इम्प्रूडेंट ट्रांजेक्शन है, शेम ट्रांजेक्शन है, और उसने सेल डीड को सेट असाइड कर दिया ट्रायल कोर्ट ने। मोर्टगेज डीड के बारे में जो ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग थी वो ये कहा कि जो जहाँ तक उस मोर्टगेज में उस ब्रदर कर्ता और उसके भाई के शेयर का है वो मोर्टगेज डीड सही है, और जो शेयर दूसरों का है वो दैट पोर्सन वो गलत। इस ट्रायल कोर्ट के ने अपने इस फाइंडिंग के बाद प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर दी पार्टीशन सूट में, जो पार्टीशन सूट फाइल हुआ था, और जो सूट फाइल किया था परचेजर ने उसमें कोई रिलीफ नहीं दिया, ये कहते हुए कि भाई जो ये ट्रांजेक्शन था वो फ्रॉड से विसिएट हो गया था, इस वजह से इसको कोई बेनिफिट नहीं दिया जा सकता इक्विटीज़ के ग्राउंड पे। अब परचेजर चैलेंज करता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड कर देती है और जो परचेजर के फेवर में ऑर्डर पास कर देती है। तो मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में के सामने जो सवाल था वो ये था कि क्या कर्ता ने जो सेल किया
वो एक इम्प्रूडेंट ट्रांजेक्शन था, यानी विवेकहीन ट्रांजेक्शन था, और अगर या एक फिक्टिशियस ट्रांजेक्शन था। इस केस का नाम था सुप्रीम कोर्ट में, जिस केस का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसका नाम था प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस गोविंदा स्वामी मुदालियर। ये इस केस में जजमेंट आया था 8 दिसंबर 1981 को, और इसका साइटेशन है 1982 AIR 84 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को इवेलुएट करते हुए जो बात कही कि ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था उसने सारे ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करके पास किया था, और वो सही ऑर्डर था। हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड करके गलत किया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो जो सेल डीड बना उसमें जो कंसिडरेशन अमाउंट था वो ओनली केवल पार्ट कंसिडरेशन था, और वो थॉरोली इनएडुकेट था, और उसका पर्पस केवल जो क्रेडिटर्स था उनको अवॉइड करना था, उनको दूर रखना था। इसलिए ये शैम ट्रांजेक्शन था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के सेल को वैलिड नहीं कहा जा सकता और अपहेल्ड नहीं किया जा सकता। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अगर जॉइंट फैमिली के प्रॉपर्टी का एलिनेशन होता है, उसको बेचा जाता है, और फादर एज ए मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी, मैनेजर ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी अगर बेचता है, तो परचेजर को ये प्रूव करना होगा कि कोई ना कोई लीगल नेसेसिटी थी जिसकी वजह से ये बेचा गया, और एज ए मैनेजर उसने प्रूडेंटली काम किया, विवेक के साथ काम किया, और जो कंसिडरेशन अमाउंट तय किया गया था वो प्रॉपर था, और फैमिली के जो एक राइट है कि प्रॉपर उसको वैल्यू मिले प्रॉपर्टी को, उसको सेक्रीफाइस नहीं किया गया था। मीन्स कि जो एडेक्वेट कंसिडरेशन अमाउंट तय किया गया था फादर के द्वारा उस प्रॉपर्टी का। तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो यहाँ पे जिस डेट के लिए प्रॉपर्टी को बेचा गया उसका नेचर एंटीसीडेंट होना चाहिए। मीन्स सेल के पहले का वो डेट होना चाहिए, वो कर्ज होना चाहिए जिस कर्ज की वजह से इसको बेचा गया। और जहाँ तक बेटे का कंसर्न है, क्रयकर्ता के बेटे का, ये बेटे का पायस ऑब्लिगेशन है, ये उसकी जिम्मेवारी है कि अगर फादर का कोई बिजनेस लॉस है या कर्ज है तो वो उसको पे करे। इसलिए बेटे का जो शेयर कर्ता ने बेचा वो तो फादर एज ए फादर वो अलाउड है उसको कि वो अपने बेटे का शेयर बेच सकता है, बस उसका वो सेल या उसका वो बेचना या उसका वो कर्जा इमोरल नहीं होना चाहिए, या वो बेचना इलीगल पर्पस से नहीं होना चाहिए। तो हमारे इस केस में जो लोन लिया था फादर ने वो कोई इलीगल नहीं था, बिजनेस से रिलेटेड था और वो ले सकता था। तो जो इसके बेटे ने चैलेंज किया था उस सेल को, तो उसको कोर्ट ने बोला कि नहीं, बेटा का नहीं बनता है वो चैलेंज करना, क्योंकि वो उसकी भी ऑब्लिगेशन थी अपने फादर के लोन को पे करने का। हाँ, जहाँ तक कर्ता के भाई के बेटों का है उस हद तक वो सेल ट्रांजेक्शन गलत है, क्योंकि उसके भाई के बेटों का कोई पायस ऑब्लिगेशन नहीं है कर्ता के प्रति। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट पे रिलाई किया और उसको डिटेल में डील किया। सिद्धेश्वर मुखर्जी वर्सेस भुवनेश्वर प्रसाद नारायण सिंह 1954 SCR 177। तो यहाँ पे जो लीगल पोजीशन निकल के आता है हिंदू लॉ के बारे में और पायस लायबिलिटी के बारे में, जो बेटे को डिस्चार्ज करना होता है फादर के किसी एंटीसीडेंट या प्रायर लोन को लेकर, वो बड़ा क्लियर है। एक नेचुरल गार्जियन के तौर पे, माइनर के नेचुरल गार्जियन के तौर पे फादर के पास पूरा पावर है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को, फैमिली प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर सकता है या लीगल नेसेसिटी पे बेच सकता है। और परचेज अगर ऐसा होता है तो परचेजर की ये जिम्मेवारी होती है कि वो बताए और वो अपनी पूरी रीजनेबल इंक्वायरी करे, और उसके बाद इसको इवन की रिसाइटेशन होना चाहिए, इसका सेल डीड में भी इसका जिक्र होना चाहिए कि उसकी लीगल नेसेसिटी है और आउट ऑफ लीगल नेसेसिटी वो बेच रहा है। तो जो सेटल्ड लीगल पोजीशन है, मैं आपको सम अप करूँ यहाँ पे,
कि पहला तो फादर बेच सकता है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को अपने डेट के डिस्चार्ज में, चाहे वो डेट फैमिली से रिलेटेड हो या उसके व्यक्तिगत कोई लोन हो, कर्ज हो, उससे रिलेटेड है, वो उसको बेच सकता है, प्रोवाइडेड कि जो एंटीसीडेंट डेट होना चाहिए, मतलब कि जो सेल के पहले का डेट कर्ज होना चाहिए, जो देनदारी होनी चाहिए। दूसरा कि ये किसी इमोरल पर्पस से ये कर्ज नहीं होना चाहिए या इलीगल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक बात बताऊं कि जो ये डेट होता है, फादर ने अगर अपने किसी पर्सनल बिजनेस लेकर भी किया हुआ है तो इसके लिए वो केवल फादर, चूँकि ये केवल कर्ता और या फादर को ही ये प्रिविलेज है कि वो प्रॉपर्टी को बेटे के शेयर को भी बेच सकता है। द सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपील को अलाउ किया, जो ट्रायल कोर्ट की डिक्री थी उसको रिस्टोर किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया और ये लीगल प्रपोजिशन को सेट किया। मुझे लगता है कि इस डिटेल डिस्कशन के बाद एक बेसिक आइडियाज़ फॉर्म हो गया होगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट कि अगर इस मुद्दे से रिलेटेड कोई भी सवाल हैं आपके, कोई क्वेरीज हैं, कोई पॉइंट पे डिस्कशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ जाकर कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को लिखिए और मैं उस पर डिस्कस करूँगा अपने अगले वीडियो में और उसमें जवाब भी दूँगा। थैंक यू। इससे मुझे बहुत जानने को भी मिलता है जो आपके सवाल होते हैं उनसे। थैंक यू। नमस्कार।